नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विश्वमोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्लोजिंग कॉल्स में अगले 1.5 घंटे तक आपके लिए क्या खास होगा। हम अगले कुछ ही मिनटों में आपके लिए एफएनओ की स्ट्रैटेजी, बाजार का पूरा सेटअप, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह की रणनीति बताएंगे, वो पूरी रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे। फिर आपके लिए 2:10 पे क्लोजिंग ट्रेड्स होगा। फिर 2:40 पे आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। 3 बजे मार्केट एट 3 जहां पर एक्शन वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर 3:10 पे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स और फिर 3:20 पर इवेंट्स हुआ, जहां पर बाजार बंद होने के बाद कल बाजार के लिए कौन कौन सी बड़ी खबरें आएंगी उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये कुछ अगले 1 घंटे में पूरा एक्शन आपको इस शो में दिखेगा। लेकिन बाजार की बड़ी बातों की बात करें तो निफ्टी देखिए करीब 90 अंकों की मजबूती, 26,000 के बेहद करीब। एक रेजिस्टेंस की हम बात लगातार कर भी रहे थे, सबसे ज्यादा वहां पर कॉल राइटिंग भी हुई थी और उस रेजिस्टेंस के आसपास अटकता हुआ निफ्टी 50 दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर बनाया है, 59,000 के पार भी इंट्राडे में निकला और अभी भी 59,000 के बेहद करीब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स देखिए, यहां भी नया रिकॉर्ड बनते देखा, 61,200 के करीब अभी भी है। एक जबरदस्त तेजी मिड कैप इंडेक्स में भी दिख रही है, करीब 450 अंकों की मजबूती यहां पर भी है। सरकारी बैंकों में बढ़िया खरीदारी, शुरुआती कारोबार से भी खरीदारी दिख रही है और एसबीआई 52 वीक हाई पर पहुंच चुका है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, फ्राइडे के सत्र में बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आए थे और उस नतीजों से बाजार निराश हुआ है और शेयर देखिए करीब 5% तक टूट चुका है। तो एक जबरदस्त गिरावट, साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का भी डाउनग्रेड यहां पर देखने को मिला है। तो बाजार में हम देखने की अच्छी तेजी हो और निफ्टी ने 26,000 के लेवल को फिर से अचीव कर लिया है। करीब 90 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो शुरुआत थोड़ी सी डामाडोल जरूर हुई थी और उसके बाद बाजार एक रेंज में रहा, लेकिन सेकेंड हाफ जो आज का रहा है बाजार के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहा है। और इस वक्त हम निफ्टी बैंक को भी देख रहे हैं 59,000 की तरफ कदम बढ़ाते हुए 450 अंकों के आसपास की शानदार तेजी पर आज कारोबार हो रहा है और निफ्टी बैंक के 12 में से 12 शेयर फिलहाल मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन बाजार में बड़ा एक्शन कहां हो रहा है, जरा उसकी पड़ताल कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सिलसिलेवार ढंग से शो में आगे बढ़ेंगे। तो बिग बाजार की लिस्ट है विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन बताइए कौन से शेयर आज जोश ज्यादा दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बाजार की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी दिख रही है और वो खरीदारी धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, चाहे वो एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, यहाँ पे अच्छी खरीदारी दिख रही है। तो पूरा पीएसयू जो बास्केट है, सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, वहाँ पर जो मिड कैप सरकारी बैंक है वहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, और हालांकि सरकारी बैंकों की लिस्ट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है, इसलिए एक उस लिस्ट में हमने ये भी शामिल कर लिया है। लेकिन सरकारी बैंकों में खरीदारी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आज नया हाई पे है। मिड कैप में एक जबरदस्त तेजी का रुख बना है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, एक बार हाई लगा था और वही रिकॉर्ड रैली यहां पर भी कंटिन्यू होती दिख रही है। तो बैंक निफ्टी के अलावा यहां पर मिड कैप ने भी आज फिर से नया हाई लगाया है। रेलवे शेयरों में आज जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, जिसमें आरवीएनएल, इरकॉन, टेक्समैको रेल और राइड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 3 से 3.5% तक की तेजी दिख रही। तो ये चारों स्टॉक्स आप देख सकते हैं, यहां पर अच्छी मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर 52 वीक हाई पर ये स्टॉक्स यहां पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एसबीआई में जबरदस्त तेजी थी और एशियन पेंट्स, हालांकि एशियन पेंट्स ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है, लेकिन शुरुआती कारोबार में इसने 52 वीक हाई लगाया था। हमने देखा था कि मानसून सीजन के बावजूद जो दूसरी तिमाही के नतीजे थे कंपनी के, वो काफी स्ट्रांग रहे थे और साथ ही डेकोरेटिव सेगमेंट का जो वॉल्यूम था वो काफी स्ट्रांग थे, उससे सपोर्ट मिला। लेकिन एक लंबी रैली, कई सत्रों की, 3 सत्रों की रैली के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली एशियन पेंट्स में। कैनफिन होम्स और नवीन फ्लोरिन्स, ये दोनों काउंटर ऐसे हैं, यहां पर भी अच्छी खरीदारी शुरुआती कारोबार में दिख रही थी। 3-4 ने आज यहां पे 52 वीक हाई जरूर लगाया है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली भी दिख रही है। नारायण हृदयालय, मजबूत नतीजे और उस नतीजों को बाजार को पसंद भी आया। करीब 11% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ा है और कई सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे रिकॉर्ड रेवेन्यू भी देखने को मिले हैं।
हीरो मोटो की बात करते हैं। हीरो मोटो के नतीजे बाजार को काफी पसंद आए हैं। ईवी घाटा कम होने से यहां पर मार्जिन भी मजबूत दिखा है। ब्रोकरेज हाउसेस की स्ट्रांग रिपोर्ट से आज जबरदस्त तेजी है, 4% से ज्यादा की तेजी हीरो मोटो में भी दिख रही है। इसके अलावा ऑर्डर विन की खबर से आईआरबी इंफ्रा शुरुआती कारोबार से यहां पे अच्छी खरीदारी दिख रही है। अभी भी फिलहाल 5% की तेजी के साथ ये काउंटर कारोबार कर रहा है। एनएचएआई से कंपनी को 9,270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ग्रो की बात करते हैं, नवंबर की ही लिस्टिंग है और जबरदस्त तेजी। लिस्टिंग से अब तक करीब 65 से 70% की तेजी आ चुकी है। 100 रुपए इशू प्राइस था, 171 रुपए 65 पैसे, तो सीधा हिसाब है 71% से ज्यादा की तेजी अब तक लिस्टिंग से ये काउंटर आपको दिखा चुका है। अब आखिरी काउंटर है बजर्स की लिस्ट में, वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का। बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को ये नतीजे आए थे, कमजोर नतीजे रहे थे। ब्रोकरेजेस का भी डाउनग्रेड था और शेयर में की जबरदस्त पिटाई दिख रही है। करीब 5% की गिरावट यहां पर भी दिख रही है। तो ये तो पूरी लिस्ट थी बजर्स की, लेकिन जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए पूरा सेंटीमेंट कैसा दिख रहा है, क्यूज क्या कह रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल सेटअप हो या डोमेस्टिक क्यूज किस तरह के हैं और कौन से लेवल्स हैं जिन पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, आपने क्या रीडिंग की है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, पूरे ही बाजार का क्यूज क्या है, कैसे हैं, कैसा दिख रहा है अब? विश्वमोहन, मार्केट बढ़िया है। 6 सत्र से निफ्टी लगातार चल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 7 सत्र की तेजी हो गई है, तो बाजार के मोमेंटम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शुक्रवार को हमने देखा था कि ग्लोबल क्यूज थोड़े से वीक थे, जैसा कि आप बता रहे थे। उसके चलते एक पॉज आया था, कोई गिरावट नहीं आई थी, क्योंकि लास्ट आवर के ट्रेड में आखिरकार निफ्टी बैंक दोनों जाके हरे निशान बंद हुए थे। लेकिन आज माहौल अच्छा है। थोड़ी शुरुआत ढीली हुई थी, ऐसा लगा कि बाजार कहीं अटक ना जाए, लेकिन पिछले 2 घंटे में क्या शानदार रफ्तार बाजार ने पकड़ी है। 26,000 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 450 अंकों के आसपास की तेजी है। 59,000 के दरवाजे को नॉक कर रहा है और निफ्टी बैंक के 12 के 12 शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। 1,000 रुपए से 20-25 रुपए के आसपास की दूरी एसबीआई की रह गई है। और मेटल को अगर हम छोड़ दें तो आज बाजार में चौतरफा तेजी में देखने को मिल रही है। सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स चल रहे हैं और सबसे ज्यादा ऊपर है निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स, करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ऑटो हो गया, पावर, तेल, गैस शेयर, ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। एफएमसीजी में सिलेक्टिव बाइंग है और हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोश है। आधे से लेकर 0.25% के आसपास की तेजी इन दोनों इंडेक्स में दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि यूएस फ्यूचर से संकेत अच्छे मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर करीब 100 अंकों पर है, तो नैस्डैक फ्यूचर में करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी पर फिलहाल आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी लगातार बाइंग हो रही है, 500 अंकों के आसपास का उछाल हो गया है। पिछले अगर हम 6 सत्र की बात करें, सभी जो क्रूशल मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और अच्छे नतीजे जो आए। और उसके बाद बिहार में एनडीए की जो प्रचंड जीत आई है, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पुख्ता संकेत मिल गए हैं। इसने बाजार को चीयर अप करने का काम किया है और हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी हो रही है। अब जो बचा हुआ सत्र है विश्वमोहन, यहां से 25,900 पर एक बड़ा बढ़िया सपोर्ट है। 26,000 देखते हैं, इसको पार तो कर लिया है, लेकिन क्या टिक पाएगा? क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो कॉल साइड में करीब 4.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। ये एक हर्डल है। तो 26,000 से लेकर 26,100 एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम करेगा। इसको पार कर लेगा तो फिर बाजार में आप आगे की चाल देखेंगे और फिर हो सकता है कि ये मार्केट आपको कम से कम 26,200 26,250 तक जाते हुए दिखेगा। लेकिन ये है कि ये 100 अंकों का एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कि अच्छा अब करना क्या है, जो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, फोमो वाले जो लोग हैं, 6 सत्र की तेजी में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, आप थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए। क्योंकि ये बिल्कुल बाय ऑन डिप्स वाला बाजार है। अगर 25,800 से 25,900 की रेंज में निफ्टी मिले, जिसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है, करेक्शन आ जाए, आएगा आगे कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो आएगा ही आएगा, तो आपके लिए मौका मिलेगा। शॉर्ट नहीं करना है इस बाजार में, ये पक्के तौर पर हम कह सकते हैं। निफ्टी बैंक, वहां पर निफ्टी के मुकाबले कहीं बेहतर स्ट्रक्चर है और ये अभी नहीं है, पिछले 3-4 हफ्ते के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। 7 दिन में करीब 1400-1500 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है। सारे के सारे 12 शेयर चढ़े हैं और पीएसयू बैंकिंग का जो इंडेक्स है वो भी हम देखने की जोश में दिखाई दे रहा है। बचा हुआ जो सत्र है 58,800 पर सपोर्ट है। 59,000 के लेवल पर बुल्स एंड बेयर्स के बीच में एक रस्साकशी चल रही है, तगड़ी वाली फाइट है।
59,000 अगर पार होकर निफ्टी बैंक अगर टिका लेता है तो 59,300 फिर आपके लिए एक इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। कम से कम उतने के लिए रास्ता फिर से खुल जाएगा। गिरावट पर आप नई बाइंग कीजिए। 58,500 के आसपास अगर निफ्टी बैंक अगर आपको मिल जाता है तो एंट्री के लिए एक बेहतर पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। शॉर्ट यहां भी नहीं करना है, निफ्टी के मुकाबले डेफिनेटली स्ट्रक्चर बेहतर है। तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है और जिन्होंने ऑलरेडी तेजी कर रखी है उनके लिए तो बिल्कुल मतलब चिंता की कोई बात है नहीं। आराम से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए और तेजी की पोजीशन में बने रहिए। अभी आपको प्रॉफिट टेकिंग की भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, बाजार अभी तेजी की और मौके देगा। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं स्वाति होतकर हैं, हरीश जुझारे हैं और निमेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 और स्वदेश पर। शुरुआत स्वाति जी आपसे करना चाहेंगे। अच्छी तेजी बाजार की और आज जैसे जैसे समय बीता है बाजार ने ऊपर की चाल पकड़ी है। आप कैसे गाइड करेंगे इंडेक्स को लेकर और निफ्टी बैंक में कहां बेहतर ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून ऑल द पैनलिस्ट। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी है, ऑल टाइम हाई के रेंज में चल रहा है, निफ्टी भी धीरे धीरे वो डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है ना। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि एक आपने जैसे राइटली कहा कि 26,000 26,100 ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्यों है? क्योंकि अगर आप 120 मिनट्स का चार्ट देखोगे इंट्राडे का तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। नेकलाइन 26,100 के आसपास आता है। वो जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगी मुझे लगता है मिनिमम में 500 से 600 का पॉइंट्स का मोमेंटम ऑन हाई साइड देखने मिल सकता है, विच विल टेक अ निफ्टी टुवर्ड्स 26,500 के आसपास। तो वहां तक पोटेंशियल है निफ्टी में जाने की। एंड बैंक निफ्टी की बात कर तो यस डेफिनेटली ये एक जिस हिसाब से लास्ट 1 ईयर से हमें देख रहे हैं कंटिन्यूअस हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहे अपवर्ड राइजिंग चैनल में। जब भी डेप्थ आता है नीचे में हम देख रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस रिटेस्ट करके वापस एक बाउंस बैक रैली टुवर्ड्स हायर लेवल्स हमें देखने मिल रहा है। एंड इट इज अ बैंक निफ्टी हु टेक्स निफ्टी ऑन द हायर साइड। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। अपसाइड में इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 59,500 टू 60,000 के लेवल्स भी टेस्ट करना है। अगर बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी की बात करो तो अगर निफ्टी में कोई भी डेप्थ आता है 25,800 700 के रेंज में तो डेफिनेटली बाइंग में जाना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी में अगर कोई भी नीचे में सपोर्ट फॉर्मेशंस होते हैं 58,500 की तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए टू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस। मुझे लगता है दोनों इंडाइसेस में हमें काफी अच्छे न्यू हाइस देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है, सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिल रहा है, स्टॉक्स में काफी अच्छी लार्ज मोमेंटम्स में हमें अपसाइड पॉजिटिव मूव देखने मिल रहा है। तो बुलिश व्यू है मेरा मार्केट्स पे। मार्केट पे आपका बुलिश व्यू है, लेकिन नज़रिया आपको रखना है कि बाय ऑन डिप्स के साथ इंडेक्स में आप काम कर सकते हैं अगर नीचे में 25,800 के आसपास मिलता है। हालांकि जिस तरह के 25,900 पे यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, मुश्किल लग रहा है कि 25,900 इस एक्सपायरी तक काटेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देखिए तो 59,000 एक ओआई के हिसाब से देखिए तो दोनों कॉल और पुट के जो इक्वल ओआई आसपास ही है। तो ये एक इस समय 59,000 के आसपास हो सकता है कि निफ्टी बैंक उस समय बिता सकता है। चलिए अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं। हरीश जुजारे भी हैं हमारे साथ, निमेश ठाकर जी भी हैं और शुरू कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। हरीश जी, आज क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी तरफ से क्या टॉपिक है? बिल्कुल गुड आफ्टरनून विष्णु मोहन जी। देखा जाए तो आज का स्ट्रेट मार्केट देखा जाए तो निफ्टी फिर से एक बार 26,000 के ऊपर क्रॉस होते हुए नजर आ रहा है। और देखिए आप ये भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ट्रेडिंग सेशन टाइम है, तो उसके पहले ही मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 के ऊपर टिक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर देता है तो मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट पोजिशन है उसका शॉर्ट कवरिंग का रैली भी देखने मिल सकता है, जहाँ पे इंडेक्स निफ्टी को नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेस में 26,120 130 लेवल्स तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी जैसे देखा जाए तो 26 में वो साइकोलॉजिकल लेवल जो है लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है उसके आसपास, एक बार उसके पास ऑलमोस्ट ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सा तेजी देखने मिल सकता है। और दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा बायोकॉन में। बायोकॉन देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक चार्ट डेली चार्ट्स पे, जहाँ पे 405 407 लेवल्स के पास रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ी रैली देखने मिल सकती है बायोकॉन में। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 440 वजह 450 के लिए इमीडिएट लेवल से जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे किसी को बाइंग करना है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बायोकॉन, जहाँ पे 450 का टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 400 का।
मतलब पोजिशनल भी मैं रेकमेंड करूंगा इस स्टॉक को, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक टर्न अराउंड देखने मिल सकता है बायोकॉन में। दूसरा स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। और क्यूमिंस इंडिया में देखा जाए तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट था। लास्ट कुछ दिनों से छोटा सा कंसोलिडेशन था, तो कमेंट से वापस बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी करंट लेवल से। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है अपसाइड ही रहेगा, और ऊपर के वो टारगेट्स दिखाई दे रहे 4600 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4250 कमेंट्स इंडिया में। 4250 कमिंस इंडिया का स्टॉप लॉस है, 4600 का टारगेट है। बाइंग की सलाह कमिंस इंडिया, और दूसरी कॉल है बायोकॉन जहां पे 450 का टारगेट है, 400 का स्टॉप लॉस है। ये कॉल पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा। निमेश जी बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स। देखिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी तरफ से दो बाय आइडिया है। सबसे पहला, पीएसयू बैंक्स के अंदर हम लोग काफी अच्छा मूव देख रहे हैं, जिसके अंदर आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, एक साइडवे का स्ट्रक्चर है। आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने इसके अंदर बाइंग एक्टिविटी देखी, मेरा मानना है कि ये रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। तो आईओबी के अंदर यहाँ से बाय करके चलना है, नीचे की तरफ 39 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और जो पहला टारगेट बनेगा वो 4250 का रहेगा। और अगर 4250 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में मानता हूँ कि जल्दी से 45 तक के लेवल भी दिखाएगा। तो आज के सेशन के हिसाब से मैं आईओबी के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। दूसरा मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो मेरिको का है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक साइडवे में स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड हो रहा था, और एक रेंज का पिछले 2 दिनों के हम लोगों ने देखा है कि एक रेंज का एक ब्रेकआउट आया विथ ह्यूज वॉल्यूम। स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजीक ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो प्ले करना चाहिए। तो 740 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय डिप स्ट्रेटेजी मेरिको के अंदर लगानी चाहिए। ऊपर मैं मानता हूं कि 800 रुपए के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो मारिको को और आईओबी, ये दो स्टॉक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। एक कंजम्पशन का शेयर हो गया, एक बैंकिंग का शेयर हो गया, और मैरिको हम देख रहे हैं कि ये वायदा के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में शामिल है। करीब करीब 3% के आसपास की तेज़ी है ऑलरेडी, और इसमें अब 800 रुपये के टारगेट दे रहे हैं निमेश जी। और जो दूसरा शेयर है आईओबी, छोटे बैंकों में अगर आपको कोई शेयर चुनना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक चौतरफा तेज़ी बन रही है, उसमें आईओबी को उन्होंने चुना है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को। और इसके लिए जो टारगेट बनेगा 42.5 रुपये और 45 रुपये के टारगेट है, 39 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको ट्रेड करना है। तो दो तेज़ी के सौदे होंगे निमेश जी की तरफ से। स्वाति जी, होपफुली आपके भी जो ट्रेड्स होंगे वो बाई साइड के ही होंगे। बताइए कौन से हैं और कहाँ पैसे बन जाएंगे। यस डेफिनेटली आशीष जी, दो मेरे बाय कॉल में इनिशिएट करना चाहूंगी करंट लेवल्स पे। पहला एक हेवल्स पे है। हेवल्स पे हम लोग ने काफी अच्छी सेल ऑफ रैली देखी है। 1600 से ऑलमोस्ट 1420 के लेवल्स तक हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है। मुझे लगता है यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में एंट्री होके हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक अच्छी खासी पुल बैक रैली हमें नजर आएगी। करंटली ये स्टॉक 1482 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 1455 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली हमें 1530 1540 तक देखने मिल सकती है, जो कि एक 100 डीएमए के एवरेजेस के रेजिस्टेंस के आसपास जा सकती है। सेकंड बाय कॉल मेरा टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर एक ऐसा इंटरेस्टिंग काउंटर है अभिषेक जी। मंथली चार्ट्स पे ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन चल रहा है, ऑल्सो अपवर्ड राइजिंग चैनल्स में चल रहा है। 3-4 पैटर्न्स बन रहे हैं जो डेली एज वेल एज वीकली एंड मंथली फॉर्मेशन में काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इसका। स्लोली एंड स्टडीली इसमें काफी अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकती है एटलीस्ट 1230 1240 के आसपास। करंट लेवल्स 1177 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1155 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर अ टारगेट ऑफ 1230। ठीक है, टाटा कंज्यूमर को खरीदने की सलाह है, और इसके अलावा हैवेल्स, दोनों को आप कंजम्पशन में करके देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर के लिए 1240 रुपये का टारगेट सुझाया है स्वाति ने, और हैवेल्स के लिए उन्होंने बोला कि ये जो शेयर है 1540 रुपये तक ये जाने का दमखम रखता है। तो दो तेज़ी के सौदे होंगे स्वाति जी की तरफ से। कंजम्पशन की बात हो रही तो एक शेयर जो कह सकते हैं कि ट्रेडर्स का फेवरेट है और लोगों की जुबान पर रहता है, जोमैटो यानी कि इटर्नल। आज हम देख रहे हैं कि ये इसमें तेज़ी हो रही है। शुक्रवार को भी थोड़ी तेज़ी हुई थी, 300 रुपये के नीचे गोता लगाने के बाद ये शेयर थोड़ा रिकवरी वाली प्रक्रिया में दिख रहा है। हालांकि 2 दिन ही हुए हैं शेयर को चढ़ते हुए, लेकिन एक व्यू निमेश जी आपसे चाहिए। अगर कोई पी देखेगा तब तो नहीं ले पाएगा शेयर ये, लेकिन कोई अगर प्राइस पैटर्न देखेगा तो शायद एक बार उसको हिम्मत बधे कि अच्छा ठीक है 300 रुपये के आसपास है, 370 तक ये गया था, मे बी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप जरा बताइए कि आपकी रीडिंग क्या कहती है और इटर्नल में करना क्या चाहिए।
इटरनल के अंदर अभी स्टॉक 100 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 308 के आसपास आ रही है। मैं मानता हूं कि ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था शॉर्ट टर्म डेली चार्ट्स के ऊपर, और एक टेक्निकल बाउंस कंसीडर करूंगा, क्योंकि पिछले टाइम में हम लोगों ने काफी एक बड़ा रनअप ऑलरेडी देखा था। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ से अभी थोड़ा जो फेस होगा वो थोड़ा कंसोलिडेशन का फेस होगा। कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ से मिसिंग है। जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसी वजह से हम लोग एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव देख रहे हैं। बट यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूव, जब तक ये स्टॉक 316 के नीचे है तब तक कोई बड़ा मूव आएगा। तो एक रेंज के लिए प्ले करना हो तो कर सकते हैं, बट अभी भी फिलहाल मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। और अगर नीचे की तरफ 280 285 के आसपास ये स्टॉक मिलता है, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है, वहां पर अगर मिलता है तो बाय करने का बेटर मौका रहेगा। बट फिलहाल ये लेवल से तो मैं अवॉइड की राय दूंगा, और 285 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो आई थिंक वहां पर एक गुड एंट्री पॉइंट बन सकता है। ठीक है, इटर्नल 307 रुपए का भाव, 316 क्रॉस होने दीजिए, या फिर थोड़ा नीचे आ जाए तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर अभी भी 10, 20, 50, 100 इन डीएमएस के नीचे अभी कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले टेरिटरी में आप इसको डाल के रख सकते हैं इटर्नल को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ढेर सारे शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे और आपकी कमाई को और आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। इस वक्त एक खबर भी आ रही है कि शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिन्हें दोषी करार दिया गया है बांग्लादेश में, और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। मानवता के खिलाफ अपराधों में के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, जियोपॉलिटिकल खबर के हिसाब से देखिए तो अहम खबर है, जहां पर शेख हसीना को, जो पूर्व सीएम है बांग्लादेश की, उनको दोषी करार दिया गया है और मौत की सज़ा सुनाई गई। गंभीर मामला है और कह सकते हैं जो मानवता के खिलाफ अपराधों में उन्हें दोषी माना गया है। अभिषेक बताइए कितना गंभीर मामला है। हालांकि जिस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकली बदलाव हुए हैं, उसके बाद अब शेख हसीना को इस तरह की सज़ा भी सुना दी गई है। विश्वमोहन, काफ़ी ये अहम मामला है और आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल बांग्लादेश में एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था इसके लिए, और इस कोर्ट के जजमेंट का आज टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ। वहाँ बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो भारत में शरण लेकर यहाँ पर रह रही हैं, और वहाँ पर ये फैसला सुनाया गया है, मौत की सज़ा सुनाई गई। आपको बता दें कि जुलाई अगस्त के आसपास का मामला है, जब बांग्लादेश में जो प्रदर्शन था काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया था। उसमें करीब करीब 1400 लोग मारे गए थे, करीब 2500 लोग घायल हुए थे, और इस मामले में फिर ये सुनवाई चली और आज ये सज़ा सुनाई गई है। अब ये भारत में पनाह लिया है। देखते हैं कि डिपोर्टेशन की क्या मांग होती है, इसमें आगे मामला किस तरफ जाता है, भारत सरकार का रुख क्या होता है, ये आगे भविष्य की चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ा ये फैसला है कि शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हुए थे जब प्रदर्शन चल रहे थे तो शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश भी दिए थे। उनके नेतृत्व में यह फैसला लिया गया था और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1400 लोगों की मौत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग घायल हुए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिसीजन निकल के आ रहा है कोर्ट की तरफ से। ट्रिब्यूनल ने हसीना के खिलाफ जुटाए गए भारी सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया है। तो मानवता के खिलाफ अपराधों में उन्हें दोषी करार दिया गया है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। चलिए, तो एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा नेबर कंट्रीज़ है और हमारे ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है। खास करके एग्री प्रोडक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। बायलैटरल ट्रेड के जो क्वांटम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाता है। चलिए वापस से बाजार की ओर लौटते हैं, कुछ और खबर का रुख करते हैं। बाजार देखिए तो बाजार की तेजी बरकरार है, अभी भी 26,000, लेकिन 26,000 जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बार बार 26,000 के नीचे निफ्टी लौट कर आ रहा है। लेकिन जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वापस से 25,950
और 25,900 ये एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, उससे पहले ये दोनों लेवल है वो काफ़ी अच्छे लेवल है। तो लग रहा है कि 100 पॉइंट के रेंज में ही कहीं एक्सपायरी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। LTI माइंडट्री को लेकर इस बीच एक खबर आ रही थी जिसमें कॉन्वाटेक ने कंपनी को सैप ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर दिया है। तो उन कंपनी को इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सैप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी की तरफ से। LTI माइंडट्री के चार्ट को देखते हैं आज, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, आधे % के आसपास की तेज़ी दिख रही है। स्वाति जी, LTI माइंडट्री पर आपकी राय क्या है? यस, डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से ये परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट 6 महीने से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स हमें देखने मिला था इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर एंड ये अभी कंटिन्यूड होते हुए हमें नजर आ रहा है अपसाइड में। आई बिलीव कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5900, अगर वो पार कर देता है तो 5970 80 की रेंज तक जा सकता है। डाउन साइड में 5750 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल से, जो कि एक प्रीवियस स्विंग्स क्लोज है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो 5900 टू 5970 के टारगेट्स के लिए। ओके, 5970 तक के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं जिनके पास LTI माइंडट्री है। एक और खबर है, वो है अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा था कि वो प्लान कर रहे हैं देश में ही लैपटॉप उत्पादन को बढ़ाने का और ग्लोबल प्रोडक्शन का 30% देश में ही प्रोडक्शन हो, इस तरह के उनके प्लान्स है। इस खबर से डिक्सन टेक जैसी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। डिक्सन टेक का चार्ट एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पर। इस खबर से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है लेकिन 1% से ज़्यादा ऊपर है, 15,600 के करीब है। हरीश जी, डिक्सन टेक चार्ट देकर बताइए कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर देखा है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमने कुछ दिनों पहले एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिला था। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 18,950 से लेके कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था। तो स्टॉक प्राइस जैसा देखा है तो अभी भी फिलहाल एक छोटा सा डाउन ट्रेंड में ही है। अभी तक बॉटम ऐसा फॉर्मेशन अभी तक नहीं बना है। जिस तरीके से ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया था और मेजर मूविंग एवरेज के नीचे पिछला था स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी भी रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो 15,900 से लेकर 16,000 के आसपास अभी भी रेसिस्टेंस जोन दिखाई दे रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक प्राइस, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रीवियसली हिस्टोरिकल एक रैली देखी थी बड़ी सी, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। और नीचे में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 15,000 पहले का सपोर्ट है, उसके नीचे 14,800 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में जब तक क्लियरिटी नहीं आती है फिलहाल। ठीक है, डिक्सन को लेकर ये भी 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक और खेमा जहां पर आपको ना बाइंग दिखेगी वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का। PV फिनटेक में आप तेजी देखेंगे करीब करीब 3.5% के आसपास की। नायका में करीब 3% के आसपास की तेजी है। पेटीएम के शेयर में भी आज के सत्र में हम तेजी देख रहे थे, हालांकि उतनी तेजी नहीं है जितनी इन दो शेयरों में दिखाई दे रही है, लेकिन ये शेयर चढ़ जरूर रहे थे। PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, स्वाति जी आपसे व्यू चाहिए। नतीजे इसके अच्छे आए थे, नतीजों के बाद भी हमने जोश देखा था और आज हम देख रहे हैं कि डे हाई पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर 1800 रुपए के लेवल को क्रॉस किया है, 4% ऊपर है। PB फिनटेक तेजी की फ्रेश पोजीशन बनाए क्या? अगर नहीं, मान लीजिए जिनके पास ऑलरेडी तेजी है, जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए टारगेट क्या होगा? अभिषेक जी, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से इसने एक सपोर्ट 1700 से लेके जो बाउंस बैक रैली दिखाई दी, ऑलमोस्ट 4% अपसाइड है ऑन इंट्राडे बेसिस। 520 DMA मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लिए है लास्ट, अगर आप 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस देखते हो तो। ना अपसाइड मुझे लगता है कि 1860 के लेवल्स एक इमीडिएट लेवल्स है, तो करंट लेवल्स पे थोड़े अभी नजदीक है टारगेट्स। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस CMP पे मैं नहीं कहूंगी, बट एनी डीप्स टुवर्ड्स टू 1760 1770 के रेंज में अगर कोई भी डेप करता है तो आप बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हो। इनिशियल टारगेट विल बी 1860 एंड बियॉन्ड दैट 1950 लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, PV फिनटेक को लेकर व्यू पॉजिटिव है। स्वाति जी, लगे हाथ में आपको हम अलविदा कहें, एक और शेयर जो इसी स्पेस से है और इसमें लोगों ने जम के पैसे बनाए हैं, कार ट्रेड टेक। 6 महीने में शेयर हो गया लगभग डबल। 6 महीने में कहां पैसे डबल होते हैं, लेकिन इसने करके दे दिया है। प्रश्न यह है कि क्या और चलेगा या फिर प्रॉफिट अगर इतना शानदार हो गया है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए?
अभिषेक जी, मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम कंटिन्यू रख रहा है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम्स भी अपसाइड देखने मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है इसमें क्षमता है एटलीस्ट 3350 के रेंज तक जा सकता है, उसके बाद 3400। तो वो रेंज में अगर आता है 3350 और 3400 के रेंज में, तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकता है, या एटलीस्ट फिर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 3200 का ऑन अ डाउन साइड, एंड कैरी योर लॉन्ग पोजिशन फॉर अ टारगेट ऑफ 3400 रुपीज। ठीक है, 3400 रुपए के टारगेट के लिए आप चाहें तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ये व्यू है स्वाति जी का। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यू हमसे शेयर करने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स तो चल रहे हैं, बैंकिंग के साथ साथ कंजम्पशन में अगर आप देखेंगे तो ऑटोज में अच्छी बाइंग है, स्पेशली टू व्हीलर में हीरो मोटो चल रहा है, बजाज ऑटो में तेजी है, टीवीएस मोटर भी हम देख रहे हैं कि तेजी पर कारोबार कर रहा है और जो गिरावट आ रही थी उस पर ब्रेक लगी है। आज ये शेयर करीब करीब 2-2.5% ऊपर हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हरीश भाई, इन तीनों में से कोई अगर एक चुनना हो जहां पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी बन रही हो, आप किस पर दांव लगाना चाहेंगे? अ, बिल्कुल अभिषेक जी, आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है बहुत सारे ऑटो सेगमेंट में। जहां पे देखा जाए तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों सेगमेंट्स में हमने अच्छा रैली देखने मिल रहा है, जहां पे मारुति और एम&एम तेजी में है। और वही चीज टू व्हीलर में देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस में। तो अगर इन इन चीजों में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प पे जो क्लियरली एक और परफॉर्मर रहा है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक पे आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है, जो 5700 का रेजिस्टेंस था, उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है आगे भी। जहाँ पे ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 5900 से लेके 6000 के लेवल्स भी देखने मिल सकता है एक मीडियम टर्म सिनेरियो में। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि करंट अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो भी थोड़ा डिप्स के आसपास 5750 के आसपास मिल जाता है तो अच्छे लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और पोजिशनल केसेस के लिए। और ऊपर के टारगेट्स पड़ेंगे 5900 और 6000 पोजिशनल में। और किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, जिस तरीके से बिल्कुल एक ब्रेकआउट दिया है शॉर्ट टर्म में भी। तो ओवरऑल तेजी है स्टॉक में, बने रहने की राय रहेगी हीरो मोटर्स। ऑलराइट, तो चलिए हीरो मोटोकॉर्प में बने रहने की सलाह है। और जी हाँ, सुबह से ही स्टॉक में एक ज़बरदस्त मोमेंटम, जहाँ हीरो मोटो बना है आज निफ्टी का हीरो, वहीं टाटा मोटर्स आज का फिसड्डी ज़रूर साबित हुआ है। पर आइए अब स्वागत करते हैं राजेश अग्रवाल जी का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश जी, आपकी टॉप बेट्स बताइए, ऑटो या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस में से, क्योंकि देखिए आज के सत्र में टू व्हीलर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे अर्निंग सीजन को देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है ऑटो कंपनीज के लिए। हालांकि टायर कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। राजेश जी, कहां पर अभी भी आप मौके देख रहे हैं ऑटो स्पेस में? गुड आफ्टरनून सृष्टि। गुड आफ्टरनून। और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। ऑटो एज ए स्पेस हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बावजूद इसके कि अगर आप देखो तो पिछले 2-3-6 महीने में बहुत अच्छा रन अप दिया है स्टॉक्स ने, फिर वो चाहे बजाज ऑटो हो या टीवीएस हो या कोई भी हो। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो मॉनसून बहुत अच्छा रहा, तो जिससे रूरल इकोनॉमी बूस्ट मिल रहा है। दूसरे, अभी हमने देखे बिहार के इलेक्शन, फिर आने वाले दिनों में कुछ एक स्टेट्स के इलेक्शन और हैं। फिर तीसरे, अगर आप देखो तो शादियों का सीजन चालू होने वाला है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटो को बूस्ट देती हैं। इन्फ्लेशन बहुत नीचे के लेवल्स पे है, रेट कट का सिलसिला चालू हो चुका है भारत में भी, यूएस में भी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटो एज ए सेक्टर के लिए बहुत बूस्टर साबित हो सकती है। अगर फोर व्हीलर की बात की जाए तो पहली पसंद हमें जो मार्केट लीडर मारुति है उसके साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो बावजूद इसके उनके मार्केट शेयर में कमी आई है, फिर भी आज की डेट में मार्केट लीडर हुए हैं, नए लॉन्चेस अच्छी तरीके से लिए गए हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और दूसरे पायदान पे अगर फोर व्हीलर में हो तो हुंडई का रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे जोर दे रहे हैं, नए लॉन्चेस कर रहे हैं। FY30 तक 26 नए मॉडल्स नए लॉन्च की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो ये दो पिक हमारी फोर व्हीलर में रहेगी। टू व्हीलर की बात की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट पिक इस वक्त अगर कहा जाए तो बजाज ऑटो का ही रहेगा। न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा कारोबार है, रूरल फोकस है और सारी चीजें अच्छी चल रही है, नए लॉन्चेस कर रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव कह लीजिए। तो ये कुछ एक स्टॉक है जहां हम नजर रखे हुए हैं। ऑटो एंसिलरी में तो बहुत सारे स्टॉक है, जैसे यूनो मिंडा को देख लीजिए तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक है जहाँ ध्यान देना चाहिए।
तो चलिए ये तमाम टॉप बेट्स राजेश जी की तरफ से। और जी हाँ, पूरे टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो एक तरफा चाल दिखाई है टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर ने, पर बजाज ऑटो अब धीरे धीरे करके ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस काउंटर पर भी नज़र ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं जानने का कि ऑप्शन में कमाई की रणनीति क्या होनी चाहिए। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन मौजूद है। ओशो, स्वागत है आपका, बताइए क्या होनी चाहिए रणनीति। गुड आफ्टरनून सृष्टि। आज का मार्केट ट्रेंड काफी पॉजिटिव है एंड बैंकिंग स्पेस में मेरा प्रेफरेंस है आज के स्टॉक ऑप्शन में। आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखें तो सुबह से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी, अभी डेटा लॉन्ग एडिशन बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे। सो एट द मनी का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 1380 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। करंट लेवल्स पे 13 रुपीज के आसपास होवर कर रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियरली 24 रुपीज तक के टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है। जो मैक्सिमम रिस्क है ये पूरे सेटअप का वो नियरली 3500 का ही है और टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट नियरली 7700 के हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपये पे 1380 का कॉल ऑप्शन लेना है और उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। ओशो, बहुत बहुत शुक्रिया आज की ये रणनीति बताने के लिए। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट जोखिम भरा होता है। यहाँ पर सभी लोगों को यानी 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो उसको ध्यान में रखकर ट्रेड ले अगर आप ले रहे हैं और उसके बाद तमाम चार्जेस भी आपको चुकाने पड़ते हैं। चलिए ये तो रही आपके लिए ऑप्शन में कमाई की रणनीति। बट आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। हमारे साथ अब श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आज शानदार तेजी निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई 26,000 के पार निफ्टी 50। ऐसे में कौन से स्टॉक्स पर है नजर श्रीकांत आपकी, क्या होगी आपकी रणनीति? सृष्टि जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बाकी सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट के जो ओवरऑल मोमेंटम है उसमें जो एक बुलिशनेस आया है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो अंडरटोन है मार्केट का वो काफी बुलिश है। बट एट द सेम टाइम जो मैं कहूँगा कि सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट थोड़ा सा कॉशियस है और इसी वजह से मार्केट में हमने काफी ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी मार्केट में देखी है। बट डिस्पाइट देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग एट 26,000, हमने वहां पे एक बड़ी बाइंग आते हुए देखी अभी और 26,000 के लेवल्स को निफ्टी ने भी क्रॉस कर लिया है कॉन्फिडेंटली, विच इज पॉजिटिव। कल एक्सपायरी है और आज के दिन में अगर मार्केट में अगर इस तरफ की अगर यानी कि हायर साइड की अगर एक्टिविटी दिख रही है तो वो पॉजिटिव है। एफआईज ने काफी बड़ी बिकवाली की थी। डिस्पाइट दैट आज मार्केट 60-70 पॉइंट्स गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, तो काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मार्केट है वो यहाँ से और अपवर्ड एक्टिविटी दिखा सकता है और इवेंचुअली हम 26,500 तक जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। स्टॉक्स में वैसे देखा जाए तो स्पेसिफिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें अच्छा लग रहा है जो 81-82 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। 79.40 का स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो जो तेजी बनेगी वो यहाँ से ये स्टॉक को कम से कम 88 रुपीज तक लेके जा सकती है। तो 85 और 88 के दो टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है और स्टॉप लॉस हमें रखना है 79.40 का। इसके अलावा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है, जैसे भी हम ऑटो की बात कर रहे थे और आपने ऑटो के बारे में भी काफी जिक्र भी किया, तो मुझे यही लग रहा है कि ऑटो में से महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। टू व्हीलर्स में आज हमने तेजी देखी है, कोई करेक्शन अगर आता है तो टू व्हीलर्स को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट करंट लेवल्स अगर किसी स्टॉक को लॉन्ग करना है तो मुझे यही लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करें 3735 3740 के करीब। स्टॉप लॉस रखे 3690 का और टारगेट्स रखे 3800 के।
ऑलराइट, तो चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बनी है प्रेफर्ड बेट ऑटो स्पेस में से, और यहाँ पर 3800 के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है। 3690 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अब देखिए अगले 10 दिन में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक नई गाड़ी भी उतारने जा रही है, और वो 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पर्टिकुलर लॉन्च, तो उसको लेकर भी स्टॉक फोकस में ज़रूर रहेगा। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लाएंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इन एसोसिएशन विद बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है? हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना। गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और एनएससी का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरीफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें। एन इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय सेबी एंड एनएससी। एंड ऑफ द मंथ और ये बची कुची सैलरी, इतने में क्या ही मिलेगा यार। इतने में तो सिर्फ सोना ही मिलेगा। सोना? तू ठीक तो है ना? गोल्ड ETF, 200 रुपए हो या कम, इन्वेस्ट विद जस्ट अ डीमैट अकाउंट। एंड द बेस्ट पार्ट, ये रेगुलेटेड है एंड इट्स बैक्ड बाय रियल गोल्ड। क्या बात है यार। Gold ETF. It's आज का gold. A simple way to diversify and balance portfolios with 200 rupees or less. 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड। बाजार की तेजी बनी हुई है, 26,000 के करीब ही निफ्टी यहां पर बरकरार है और निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी कम हुई है, 400 अंकों से अब कम की तेजी है, लेकिन अभी भी 58,900 के ऊपर ये काउंटर बना हुआ है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं मिड कैप स्पेस से। पॉलिसी बाजार की और हीरो मोटो की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा हुडको, नायका, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे मिड कैप में ये अच्छी तेजी दिखा रहा है। हुडको को लेकर एक बार निमेश जी आपकी राय चाहिए, हुडको पर आपकी राय। देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह से हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कंसोलिडेशन स्पेस से बाहर आने की ट्राई कर रहा है स्टॉक। अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ऊपर में मानता हूँ कि 240 244 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 240 244 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो एक रेंज का ब्रेकआउट होगा और स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी आज के सेशन में काफी अप हो चुका है, तो आई थिंक 230 232 के आसपास अगर मिलता है तो गुड एंट्री पॉइंट बनेगा। 242 244 का एक पहला टारगेट रहेगा और 244 के बाद स्टॉक के अंदर हम लोग बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म व्यू से बाय कर सकते हैं 242 के टारगेट प्राइस से। राय यहाँ पर निकल के आ रही है हुडको को लेकर। एक और स्टॉक है मिड कैप से, यस बैंक है। यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 3% के तेजी दिखा रहा है। श्रीकांत जी, यस बैंक को लेकर आपकी राय क्या है? तो देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी स्मॉल साइज बैंक है इन सभी में कोई टर्न अराउंड डेफिनेटली बन रहा है। सभी स्टॉक्स में तेजी बनी है। आईडीएफसी फर्स्ट देखिए या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक या यस बैंक, सम्मान कैपिटल, जहां पे भी थोड़ा सा कैपिटल का इन्फ्यूजन हुआ है, कुछ एफआई का इंटरेस्ट आया है, एफपीआई यूज हुए हैं, क्यूआईपी आए हैं, वहां पे हमें लगता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और एसबीआई यस बैंक के बारे में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फॉर्मेशन मोर और लेस सिमिलर है।
कई दिनों का कंसोलिडेशन था, उसके बाद का भी ये ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि काफी ग्रेजुअली ये स्टॉक एक बार 26 साढ़े 26 रुपए तक जा सकता है, जहां पे इसने एक प्राइस गैप छोड़ा था। तो हमें लगता है कि पोजिशनल व्यू के साथ इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए रखे। 26-27 के करीब आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में ये जा सकता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट के, जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सत्र में दिख रही। सीमेंस नतीजे काफ़ी अच्छे थे, 5% की तेजी दिख रही है, काफ़ी लॉन्ग पोजीशन यहां पे बनते दिख रहे हैं। सीमेंस में को लेकर हरीश जी आपकी राय? बिल्कुल विश्वमोहन जी, अगर देखा जाए तो सीमेंस देखिए पहले कुछ दिनों से कैपिटल गुड के स्टॉक्स में बहुत कंसोलिडेशन है, वहाँ पे चुनिंदा स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। जैसे आज की सीमेंस की डिस्कस करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक स्टिफ रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 2980 के आसपास एक बेस बनाया था। आज के रिजल्ट के बाद हमें एक अच्छी रैली देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक पर एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता है ऊपर की ओर, जहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 3350 तक। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है ऑलमोस्ट 3350 का, ये ट्रिपल बॉटम का ट्रिपल टॉप है, अगर ये निकल जाता है तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छी सी रैली देखने मिल सकती है आगे जाके। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो करंट लेवल से और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है स्टॉक प्राइस 3350 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में मूव अप में। ठीक है। सीमेंस डे हाई पर करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। 4230 रुपए के आसपास ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी है करीब 80 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 450 अंकों की अच्छी तेजी है। 59,000 के लेवल के करीब जाके थोड़े बहुत वहां पर हम देखने की रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन एक खेमा बाजार में आज काफी ज्यादा गर्म है, और आज ही नहीं पिछले महीने भर में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी दिखी है। जो रिफाइनिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, प्योर रिफाइनिंग वाले, यानी कि चेन्नई पेट्रो और MRPL, तेजी की बात करें तो 35-40% दोनों के दोनों शेयर दौड़ गए हैं। और आज के अगर हम सत्र की बात करें तो सेकंड हाफ काफी अच्छा गुजर रहा है और दोनों शेयर इस वक्त डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि रिफाइनिंग मार्जिन में शूटअप आया, इन शेयरों को सपोर्ट मिला। राजेश सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे चेन्नई पेट्रो MRPL, काफी मतलब किसी ने अगर महीने डेढ़ महीने पहले पैसे लगाए होंगे तो अच्छे रिटर्न्स कमा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये शेयर अभी और चढ़ेंगे? क्या रीडिंग है सर आपकी? देखिए फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से अभी उपयुक्त है होल्ड करने के लिए। नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत अच्छे चल गए हैं, थोड़ा करेक्शन हो तो नई खरीदारी की जा सकती है। बट मध्यम से लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि अभी भी इसमें दमखम बाकी है, पूरे सेक्टर में कह लीजिए। जैसा आपने कहा GRMs में अच्छा सूटा पाया, रिजल्ट सबके अच्छे हैं, और क्रूड जो कि इतने नीचे के लेवल्स पे चल रहा है तो वो एक बहुत कंफर्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा OMC कंपनीज भी मेरे हिसाब से बहुत अंडर वैल्यूड है, फिर वो भले चाहे AOC, BPCL, HPCL हो। वहाँ आज जो LPG की डील US के साथ हुई है वो एक पॉजिटिव संकेत है। तो ये पूरा सेक्टर इस वक्त हमें लाइमलाइट में नजर आ रहा है। ठीक है, ये राय आपके लिए OMCs पर और रिफाइनिंग कंपनीज पर। PVR का जरा शेयर स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि PVR की जो पिक्चर रही है नवंबर की, अब तक काफी ज्यादा वो खराब रही है, कमजोर रही है। 1250 रुपए वाला शेयर जो था गिरते गिरते आ गया था 1100 रुपए के भी नीचे। लेकिन आज के सत्र में बाइंग लौटी है PVR आइनॉक्स में, और ये शेयर करीब 3% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निमेश जी, PVR क्या व्यू है आपका? क्या गिरावट पर ब्रेक लग गई है और शेयर यहां से चलने के लिए तैयार हैं, या फिर तेजी करने के लिए 1-2 सत्र और देख लें अभी शेयर को? देखिए अभिषेक जी, स्टॉक मल्टीपल एवरेजेस के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। 200 दिन 100 डेज की एवरेज का एक सपोर्ट लिया है। मैं मानता हूं कि यहाँ से पिछली बार भी ये लेवल के आसपास से स्टॉक में हम लोगों ने एक 1250 तक का एक रनअप देखा था। डेफिनेटली जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक सपोर्ट के पास ट्रेंड रिवर्सल बना है, आज का जिस तरह से मूव आया है, मैं मानता हूं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद ज्यादा है। तो अगर किसी को कॉन्ट्रा कॉल लेना है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ आज के सेशन का लो यानी 1090 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 1200 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो व्यू यहाँ से बुलिश है, बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ 1090 का स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो करना चाहिए।
ठीक है, 1090 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1200 रुपए की तरफ जाने के लिए ये शेयर तैयार दिख रहा है, तो आप इसमें चाहें तो तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। एक राय आपसे श्रीकांत जी ना मार्केट पर चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्र से निफ्टी इंटेंट दिखा रहा है 26,000 के लेवल को होल्ड करके उसके ऊपर जाने की। हमने देखा था कि पिछले महीने यानी कि अब से करीब 3 हफ्ते पहले 26,104 का 52 वीक हाई बना, लेकिन उस वक्त कुछ चीजें थोड़ी सी अनक्लियर थी। रिजल्ट सीजन अनफोल्ड हुआ नहीं था, इसके अलावा बिहार इलेक्शन के नतीजे नहीं आए थे, प्राइमरी मार्केट में काफी फ्लो आ रहा था तो बाजार को थोड़ा इंपैक्ट कर रहा था। बावजूद उसके हमने 26,100 के दर्शन कर लिए थे। क्या इस बार आपको लग रहा है कि 26,100 को अचीव करके बाजार आगे बढ़ने के लिए तैयार है? सारे कैटलिस्ट आपको नजर आ रहे हैं या फिर एक स्पीड ब्रेकर आ सकता है बाजार के लिए? तो अभिषेक जी देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, जैसे आपने कहा कि बिहार के इलेक्शन के नंबर्स आ गए, वो सबसे बड़ा एक एडेड एडवांटेज है। मैं कहूँगा कि इस मार्केट को और चलाने के लिए एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है ये। दूसरी बात ये है कि इस बार के मार्केट में अगर आप देखें तो जो स्ट्रेंथ आ रहा है वो आईटी स्टॉक से भी स्ट्रेंथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आईटी काफी वीक चल रहे हैं और आईटी डाउन ट्रेंड में है। तो इनफैक्ट आईटी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था कुछ हफ्तों पहले, और अभी उनमें एक स्टेबल एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। बीएफएसआई सेक्टर तो चल ही रहा है। और अगर ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जितने कॉल्स 26,000 के बिके हैं उतने ही कॉल्स, उतने ही पुट 26,000 के बिके हुए हैं। और इनफैक्ट ये जो पुट राइटिंग है वो और बढ़ती जा रही है। तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा वक्त इन लेवल्स पे निकाल सकता है, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट प्रिपेयर हो रहा है टू क्रॉस ऑल टाइम हाई 26,300 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए एक बार हम 26,500 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में जरूर देख सकते हैं। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो अभी मुझे लगता है कि सपोर्ट्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। जो 25,500 के करीब सपोर्ट से वो 25,700 25,800 के रेंज में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में 25,700 के लेवल्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल इन द नियर फ्यूचर हमें लगता है कि मार्केट एक बार 26,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये कुछ व्यू मार्केट पे आता हुआ और एक स्ट्रैटेजी भी। पर आइए स्वागत करते हैं नीलेश जैन का भी, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून। बताइए सबसे पहले तो आपकी नज़र कहाँ पर है, कौन से हैं वो स्टॉक्स जो कि आपकी रेडार पे आ रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है, जिस हिसाब से मार्केट में काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर है और निफ्टी 26,000 के बेहद करीब, और गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से वो लेवल भी ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर बायस पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए, पीएसयू बैंक्स पर एक काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इंडियन बैंक एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी इंडियन बैंक को, जहां पर अपसाइड में 915 920 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 873 का। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी इंडियन बैंक को। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है नाइका। लेकिन नाइका का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा मोमेंटम हमने नाइका में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव हमें देखने को मिल रहा है वो इस काउंटर को 281 तक ले जा सकता है। 260 का स्टॉप लॉस रखना होगा। नाइका को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो चलिए यहाँ पर नाइका को लॉन्ग करने की सलाह फिलहाल आती हुई। और जी हाँ, क्या ज़बरदस्त मूव, और रिजल्ट्स के बाद तो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। पर चलिए इसी के साथ हरीश जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। हम ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। इस वक्त एक और खबर आई है, अभी सैंट को लेकर आ रही है खबर कि कंपनी ने अज्यूमर एआई के साथ मिलकर एक एरका GKT1, एक आईपी पावर्ड सिलिकॉन चिप है, उससे लॉन्च किया है, जो हाई एफिशिएंसी होगी, एज एआई यानी स्मार्ट एनर्जी एप्लीकेशंस के तौर पे ये काम करेगी। और उसके बाद देखिए, इस खबर के बाद
थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखी है। हो सकता है कि ये पहले से भी डिस्काउंटेड हो क्योंकि ये ऑलरेडी प्रक्रिया में रही होगी लॉन्च की, लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट है सेमी कंडक्टर को लेकर, क्योंकि सेमी कंडक्टर को लेकर हम सेल्फ रिलायंट बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की खबर अगर आ रही है। और एरका GKT1 नाम से ये सिलिकॉन चिप लॉन्च किया गया है जो अज़ीमुथ AI के साथ मिलकर सैंट ने लॉन्च किया है। इस पर एक राय श्रीकांत जी आपकी चाहिए, क्या राय देंगे इस स्टॉक को लेकर? बिल्कुल, तो देखिए वैसे ये जो कंपनी है उसने एक बड़ा करेक्शन हमें दिखाया है और बड़े करेक्शन के बाद अभी सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स ये एक स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट रेंज के करीब यानी 1100 के करीब कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ से अगर कोई टर्निंग अगर इसमें आता है तो कुछ हम इसमें लॉन्ग बेट बना सकते हैं और टर्निंग आने के लिए इसे कम से कम 1200 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। बट अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया हो यानी कम से कम 12 से 18 महीने का अगर नजरिया हो तो मुझे लगता है कि इन प्राइस से ये दाम में इसे खरीदा जा सकता है। और हमें लगता है कि इसने पैनिक जो लोज बनाए थे तकरीबन 1060 के करीब, वो मुझे लगता है कि वापस से रिपीट होंगे। तो 1050-60 का स्टॉप लॉस रखे करंट लेवल से एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इसे खरीदे और टारगेट्स रखे। फर्स्ट 1200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इन लेवल्स को क्रॉस कर लेता है तो फिर 1450 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे। इन्वेस्टमेंट हो तो आप बने रह सकते हैं, ये सलाह सैंड को लेकर निकल कर आ रही है। चलिए एक खबर आ रही है एक्साइड के मैनेजमेंट का जो बयान आया था वो आपको बता देता हूं कि मैनेजमेंट को लगता है कि जो मार्जिन है वो 12 से 13% पर वो बरकरार रखेंगे। कौन कॉल की ये अपडेट है एक्साइड मैनेजमेंट में। हालांकि जो कंपनी के नतीजे थे वो हर फ्रंट पे अच्छे थे, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट सिचुएशन को लेकर चिंताएँ बरकरार है और आगे भी आने वाली तिमाहियों में भी इस पर असर दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह के टैरिफ के सिचुएशंस है उस वजह से एक्साइड के एक्सपोर्ट पर भी असर होगा। लेकिन मार्जिन को लेकर वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं और वो 12 से 13% मार्जिन की उम्मीद रख रहे हैं। एक्साइड को लेकर राजेश सर आपकी राय क्या है? देखिए, हम इस जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बहुत बुलिश है, कारण अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखो तो एक्साइड और अमरा राजा ये दो ही ऐसे हैं जो OEM स्पेस को अच्छी तरीके से पकड़ के रखे हैं, फिर वो चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, सबसे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और ये जो टैरिफ को लेकर के चिंताएं बनी हुई हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में दिक्कत है, अगर पिछले हफ्ते के ट्रम्प साहब के बयान देखें तो ट्रम्प साहब ने क्लियरली कहा है कि रशियन ऑयल की खरीद के कारण से जो टैरिफ्स लगाए गए थे उसमें या तो कटौती कर दी जाएगी या वहां कुछ ढील दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स में जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। अदरवाइज भी जिस तरीके के ऑटो की बढ़त हमारे देश में बनी हुई है उसे देखते हुए ये दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक्साइड को अगर आप देखो तो वो EV स्पेस में भी जाने के प्रयास में है। तो सारे पायदान पे खरी उतरती है। दोनों ही स्टॉक्स में हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए बाइंग की कॉल है। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर ये झेल रहा है। हालांकि अभी भी 0.25% के आसपास के गेन से 381 रुपये के भाव है। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, इनफैक्ट 3:04 हो गए हैं। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला तैयार हैं हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 के साथ। आनंद बताइए कैसा एक्शन रहा है बाजार का आज और क्या हाइलाइट्स हैं? जी हाँ अभिषेक, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो आज बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। स्पेशली निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और सपोर्ट जहां से मिल रहा है वो है सरकारी बैंकों में आज अच्छी खासी खरीदारी है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक देखिए, कैनरा बैंक देखिए, IDBI बैंक, इन तीनों शेयरों में 2 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है।
वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो नारायणा हृदयालय का शेयर देखिए मजबूत नतीजे आए थे, मुनाफा करीब 30% बढ़ा था और 11 से 12% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर और औसत से करीब 25 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं अतुल लिमिटेड की बात करें तो शेयर 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो बड़े ऑर्डर मिलने के चलते ये शेयर फोकस में बना हुआ है, 5% की तेज़ी दिख रही है और औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो मार्क्सन्स फार्मा पर खबर आई है, नई टैबलेट को यूके MHRA से मंजूरी मिली है और ये जो टैबलेट है वो शरीर में दर्द के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। MHRA यानी कि मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से ये जो है मार्केटिंग के लिए ये मंजूरी मिली है, जिसके चलते शेयर 2% की तेज़ी आज दिखा रहा है। वहीं NBCC की बात करें तो कंपनी को 498 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन से कंपनी को मिला है, जिसके चलते आज 1.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। पारस डिफेंस की बात करें तो रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिला है और ये जो कुल ऑर्डर की वैल्यू है वो करीब 72 करोड़ की है। सबमरीन सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है, हालांकि आज शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स PV पर गोल्डमैन सैक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, लक्ष्य घटा दिया है, लक्ष्य 390 से घटाकर 365 रुपये का कर दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के नतीजे आए थे और कमज़ोर नतीजे रहे थे, प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा था। JLR को सितंबर 2025 साइबर अटैक से काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके चलते आज 5% की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे बड़े हाईलाइट्स थे जहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए। तो कहां पर बाजार में आज तेजी है, कहां पर मंदी है, कहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, बजर्स कौन से हैं, ये कंप्लीट बाजार का पूरा एक्शन 1 से 1.5 मिनट में आनंद रोज आपको बता देते हैं। बैंकिंग में आज हलचल है और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग है। शायद ही कोई ऐसा बैंक हो जहां पर आज आपको कमजोरी दिखे। निफ्टी बैंक है करीब 400 सवा 400 अंक ऊपर और निफ्टी PSU बैंक में लगभग इससे डबल की तेजी है। प्रतिशत के लिहाज से आप देखेंगे करीब 1.5% ऊपर निफ्टी का PSU बैंक इंडेक्स आपको दिखाई देगा। लेकिन यस बैंक में अच्छी तेजी है। अब यस बैंक को प्राइवेट कहें, PSU कहें, किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि इसमें तो एक तरह से प्रमोटर की भूमिका में SBI ही है यस बैंक में। लेकिन यह है कि 3% ऊपर है और फिर से हम देख रहे हैं कि 23 से 24 रुपए वाले जोन में आ गया है शेयर। ये श्रीकांत जी, यस बैंक 24 रुपए पार कर पाए अगर आपको लगता है कन्विक्शन तो फ्रेश ट्रेड फिर दिला दीजिए। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जितने भी स्मॉल साइज बैंक है वहां पे फंडामेंटल काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं और हमें लगता है कि इवेंचुअली इनमें जो फंड इन्फ्यूजन हुआ है जिसकी वजह से ये सभी बैंकों में एक फ्रेश खरीदारी हमें देखने मिल रही है। आज के दिन में अगर आप देखें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, IDFC फर्स्ट, यस बैंक सभी में हमने तेजी देखी और हमें लगता है कि यस बैंक ने भी अपने पिछले 15-20 दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन को क्रॉस किया है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 26-27 के लेवल्स के करीब जा सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि इसमें ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, तो काफी स्लोली स्टडीली ये स्टॉक बढ़ते हुए नजर आएगा। अगर बेस्ट के सिनेरियो अगर बने तो 28 के भी लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन इसे हमें थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है। हमें शॉर्ट टर्म में इसमें कोई बड़े इमीडिएट रिटर्न्स आएंगे ऐसे लगता नहीं है, काफी ग्रेजुअली चलेगा। तो करंट लेवल से भी अगर विद अ मीडियम टर्म व्यू इसे खरीदना है तो खरीदे 23, सवा 23, 23.5 के बीच में, और हमें लगता है कि 21.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 21.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप यस बैंक के लिए। मुथूट फाइनेंस में हमने देखा था कि शुक्रवार को काफी बड़ी तेजी आई थी। आज भी ये शेयर चल तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा ठिठक रहा है। 0.25% के आसपास की मजबूती हम मुथूट फाइनेंस के शेयर में देख रहे हैं। हालांकि ये जो साल गुजरा है ना, बड़ा कमाल का गुजरा है। सोने में जो चमक आई है, मुथूट फाइनेंस ने उसका भरपूर फायदा उठाया है और ईयर टू डेट करीब 70% ये शेयर चला है मुथूट फाइनेंस का। नीलेश भाई, मुथूट फाइनेंस के जरा चार्ट चेक कीजिए। बीच बीच में ऐसा लगा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी या फिर तेजी रुक जाएगी, लेकिन छोटे मोटे करेक्शन के बाद फिर से गियर अप किया है मुथूट फाइनेंस ने, क्योंकि गोल्ड की चाल इस तरह की रही है तो गोल्ड फाइनेंसेस में दम दिखना भी था। आप जरा बताइए कि चार्ट्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं और क्या यहां से फर्दर तेजियां बनते हुए देख रहे हैं?
बिल्कुल अभिषेक जी, एक सेक्युलर अप ट्रेंड में रहा ये काउंटर, लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ऊपरी स्तरों पर 4000 के पार ही काउंटर में जाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले सप्ताह हमने यहाँ पर एक ब्रेकअवे गैप देखा था, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिले थे, तो उसके चलते यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी भी देखने को मिल रही है। फ्रेश खरीदारी के लिहाज से तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे। 3600 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे। पोजीशन टारगेट 4000 और 4200 तक के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। आज मुथूट फाइनेंस तो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, लेकिन कुछ और भी स्टॉक्स है जहां पर हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की ऊंचाई उन्होंने छुई है। एक बार ये शेयर मार्क करा देते हैं और कहीं अगर ट्रेड बनता हो या फिर निवेश के कहीं मौके बनते हैं तो भी हम समझ लेंगे। एशियन पेंट्स आज नए 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है। BPCL, UPL, कार ट्रेड, चेन्नई पेट्रो, DCB बैंक, हीरो मोटो, लॉरस लैब्स, मैरिको, MCX, PNB, SBI, ये कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने आज 52 हफ्ते का नया ऊपरी स्तर छुआ है। एक राय राजेश सर आपसे लेना चाहेंगे, आप समय समय पर तमाम कंपनीज के बारे में, फाइनेंशियल्स को, उनके बैलेंस शीट को काफ़ी गहराई से रीड करते हैं, और सर आपकी खास जो चीज़ है ना, जो आपको सबसे जुदा करती है, आपका अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल रहता है। आप जरा बताएंगे सर कि हाल फिलहाल आपने कौन सी कंपनी को अच्छे से रीड किया है और जहां पर आपको लगता है कि फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एज अ रिसर्च हाउस मेरे को लगता है कि प्राइस अभी जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स के रिसर्च हाउस है, सबका यही काम है जो मैं भी कर रहा हूँ। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो हम लोग कुछ दिनों से अगर आप देखो तो पिछले करीब 2300 के लेवल्स के आसपास से एशियन पेंट्स में थोड़ा सा बुलिश हो गए थे। नतीजे बहुत शानदार आए। क्रूड लगातार आप देखो $65-70 के बीच में चल रहा है, जो कि एशियन पूरे पेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए थे। जो लगातार एक भय बना हुआ था कि बिरला और एस्ट्रल और JSW, ये जो नए एंट्रेंट आ रहे हैं, उसके कारण से कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है चारों तरफ फैले हुए, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे भी खास करके इतनी बढ़त हो गई है, तो भी मुझे लगता है कि 3000 के टारगेट के साथ यहाँ पे मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशक कोई गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरे अगर आप देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसके लगातार कई क्वार्टर्स से नतीजे बहुत अच्छे आए, फिर आज की डेट में देखो तो 2300 के ऊपर उनके ब्रांचेस हैं, बहुत अंडर वैल्यू पे 7.5 की पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटेल MSME में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। NPA की बात की जाए तो पूरे PSU स्पेस में शायद सबसे क्लीनेस्ट बुक इनकी है। कासा रेशियो 55% के ऊपर है और डिजिटल पुश बहुत अच्छी बना रहे हैं, जिससे ऑलमोस्ट पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर बैंक के बराबरी में ये डिजिटल पुश बनाए जा रहे हैं। दूसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन 23% के आसपास बढ़ी थी। डिपॉजिट एडवांसेस सब में बढ़त थी, और सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले 4-5 क्वार्टर से ये परफॉर्मेंस इनकी बनी हुई है। तो 70-72 के टारगेट के साथ यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है। तो चलिए, ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स आपके लिए जहां पर आप रख सकते हैं नज़र। खास तौर से बैंकिंग स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन है और आज पूरे ही दिन ये सेक्टर आज उभर के निकला है, आज का स्टार परफॉर्मर। पर आइए, कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की क्लोजिंग आइडियाज़ BTST या फिर STBT ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं। और नीलेश, पहले आप बताइए कौन से हैं आपके रेडार पे काउंटर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है इटर्नल। न्यूएस्ट स्टॉक, नाइका, इटर्नल, पॉलिसी बाजार, सारे ही स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हमें आज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इटर्नल इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी। एज अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 318 से 322 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि 301 के आसपास है। 320 और हो सकता है उसके बाद 325 तक की भी अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो इटर्नल ये पर्टिकुलर स्टॉक होगा जहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा PSU बैंकिंग स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। हमने ऑलरेडी इंडियन बैंक को लॉन्ग करने की सलाह दी है। यहाँ पर एक BTST ट्रेड इंडियन बैंक में करके चल सकते हैं। तो 920, 910, 920 तक की अपसाइड को प्ले करने के लिए इंडियन बैंक को लॉन्ग करें। 880 का स्टॉप लॉस रखना होगा।
चलिए ये दो काउंटर्स नीलेश की तरफ से और इंडियन बैंक पर खास तौर से आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं, यहाँ पर BTST करने की सलाह दे रहे हैं नीलेश पर। श्रीकांत, आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ी एक्टिविटी अभी हम कुछ डिफेंस स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स 26,000 के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट में तेजी होती है तो PSU बैंक्स, कुछ PSU पब्लिक एंटरप्राइजेस में अच्छी तेजी देखने मिल रही है, जैसे आज HPCL, BPCL, IOC, चेन्नई पेट्रो, MRPL में तेजी हमने देखी है। हमें लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम डिफेंस और रेलवे में भी आ सकता है। तो डिफेंस में स्पेसिफिकली हमें लग रहा है कि HAL में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो अभी 4780 4790 के करीब ट्रेड कर रहा है, तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 4950 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं करंट लेवल से परचेस करता हूं तो मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे 4730 के। तो 4730 के स्टॉप लॉस के साथ HAL में खरीदने की राय रखेंगे। 4730 का स्टॉप लॉस और खरीदारी की सलाह HAL में श्रीकांत जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार की मजबूती इस बीच बढ़ी है। निफ्टी अब मजबूती से 26,000 के ऊपर टिक गया है। इस बीच एक खबर भी आई थी कि एम्फेसिस को लेकर कि ब्लैकस्टोन कंपनी में अब ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकता है और ये साइजेबल हिस्सेदारी को कम कर सकता है। तो इस खबर के बाद से एम्फेसिस के स्टॉक को देखिए गिरावट बढ़ी है, करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। राजेश जी, एक बार एम्फेसिस पे फंडामेंटल व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं इनके? देखिए, पूरे आईटी स्पेस में पिछले कुछ दिनों से जो टैरिफ को लेकर दिक्कतें थी या यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होने की बातें थी, उस कारण से दिक्कत बनी हुई थी। लेकिन वैल्यूएशन अब सबके ठीक ठाक हो गए हैं और जब अगर टैरिफ हट जाता है तो पूरे आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि एक अपसाइड आएगा। खास एम्फेसिस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा अपसाइड तो बचता नहीं है। बहुत मैक्सिमम मुझे दिखता है तो 2800 2850 दिखता है। इससे बेहतर ऑप्शंस आपको बाजार में हैं, जैसे कि इन्फोसिस या TCS। तो मैं समझता हूँ कि कोई निवेशक है, कोई उछाल आता है तो वहां निकलना चाहिए। उछाल में निकलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक खबर, एक अपडेट ये भी आ रहा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है अक्टूबर में, क्योंकि इंपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और हायर डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू डिमांड अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि यहाँ पे GST 2.0 जो लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे टैक्स जो घटने से कंजम्पशन, घरेलू खपत यहाँ पे बढ़ी है और बाहर एक्सपोर्ट कम हुआ है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह एक US की ट्रेड पॉलिसी भी रही है, जिस वजह से भी यहाँ पर एक्सपोर्ट पर काफ़ी असर हुआ है। और साथ ही जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 31% कम रही है, क्योंकि US एक बड़ा मार्केट है और वहाँ से अगर एक्सपोर्ट कम होते, वहाँ से अगर इंपोर्ट कम होते तो डेफिनेटली उसका असर नंबर्स पर दिखे हैं और वही वजह है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, अक्टूबर में रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। ये एक अहम अपडेट आपके लिए है। चलिए एक और खबर है, अभी सात्विक ग्रीन को लेकर एक खबर आ रही थी कि कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब करीब 178 करोड़ का। PV मॉड्यूल की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है सात्विक ग्रीन को। सात्विक ग्रीन एनर्जी पर एक राय, नीलेश जी आपका? बिल्कुल, देखिए एक पॉजिटिव अपटिक हम आज यहाँ पर देख रहे हैं। काउंटर 460 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। मेरे ख्याल से थोड़ा और अपटिक यहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए एंड ऊपरी स्तर पर 470 से लेके 475 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 455 पर, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है तो 470 से 475 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, सात्विक ग्रीन एनर्जी को लेकर ये व्यू 2.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एक बढ़िया क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 3:22 हो गए हैं, 8 मिनट में बाजार बंद हो जाएगा। 105 अंक ऊपर निफ्टी है, सेंचुरी लगाकर 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने की तैयारी करता हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक ने भी अपनी जो मोमेंटम बिल्ड किया आज दिन के दौरान, उसको बहुत ज़्यादा शेड नहीं किया है। हालांकि आज 59,000 का आंकड़ा पार नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 58,963, मतलब कितना, ये एक झटके में भी उसको पार कर सकता है। लेकिन एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है 59,000 का। 450 अंकों के आसपास की शानदार तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। बैंकिंग का एक और शेयर है जो हम देख रहे हैं कि
लगातार निरंतर अच्छी तेजी दिखा रहा है वो है डीसीबी बैंक का। राजेश सर, डीसीबी बैंक जरा चेक कीजिए। छोटे साइज का ये बैंक है, लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब चल बहुत गया है। जिनके पास है वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे। महीने भर में करीब 40-45% के आसपास के रिटर्न्स हैं। वैल्यूएशंस भी मुझे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, काफी रीजनेबल हैं। अभी कितनी गुंजाइश आपको शेयर में दिखाई दे रही है तेजी की? देखिए, जिस तरीके की शॉर्ट टर्म में तेजी बनी है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 195-200 के लेवल्स के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। करेक्शन में दोबारा एंट्री हो सकती है, लेकिन इस वक्त मुनाफा वसूली की राय रहेगी। बैंकिंग में ही अगर आप देखें तो कई अच्छे ऑप्शंस है। पीएसयू साइड में अगर आप देखो तो एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में देखो तो एचडीएफसी बैंक या कोटक है, जहां आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम आपको राजेश जी ने बताए हैं। कुछ शेयर जहां पर आज बढ़िया तेजी बनी, और ये शेयर थोड़े से ना स्लो स्टार्ट किए थे, और जैसे जैसे दिन बीता ये डे हाई पर चलते गए। हडको के बारे में हमने थोड़ी देर पहले हमने व्यू लिया था। सीमेंस करीब 5% ऊपर 3235 ये भाव है सीमेंस का। श्रीकांत जी, सीमेंस जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है, क्या एज ए बीटीएसटी ट्रेड इसको कैरी कर सकते हैं सीमेंस को? तो अभिषेक जी देखिए, वैसे काफी अच्छा मोमेंटम सीमेंस में है, और ओवरऑल भी हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, पावर रिलेटेड जितने भी कंपनीज है उनमें हमें लगता है कि सेकंड हाफ में और अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। और आज इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। नंबर्स के बाद इसमें अच्छी तेजी बनी है, और ये रिजल्ट के बाद बढ़ना इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और भी तेजी कंटिन्यू हो सकती है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि इसमें बीटीएसटी भी एक बार किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी ग्रेजुअली पूरे दिन ऊपर रहा है और ऊपर आ रहा है। तो कम से कम मुझे लग रहा है कि स्टॉक 3400 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी अगर इसमें लॉन्ग करते हैं तो चलेगा। जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 3180। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, बट हमें लगता है कि 3350 से लेकर 3400 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो चलिए, सीमेंस देखिए नतीजे तो बहुत खास नहीं थे, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री ने जो है उत्साह ज़रूर भर दिया है। 5% का उछाल आप देखिए ये काउंटर दिखा रहा है। बड़ा 6 से 7% की तेज़ी एमआरपीएल की। ये स्टॉक है भी बहुत वॉलेटाइल, जब बड़े मूव्स दिखाता है तो गिरावट में भी ऐसे बड़े मूव्स हमने कई बार इस काउंटर में आते हुए देखे हैं। बट आज देखिए 6% की तेज़ी। बट नीलेश, मैं ये भी देख रही थी कि स्टॉक आज की तेज़ी के साथ अपने लगभग 1 साल के हाई पे आता हुआ दिखा है। 1 साल तक काफ़ी सबड्यूड एक्शन इसमें हमने देखा। स्टॉक गिरता हुआ लगभग 99 के भी लेवल्स उसने दिखाए, और फिर मार्च से एक तरफा रैली लगभग डबल हो चुका है। क्या व्यू रखते हैं आप इस पे? क्या अभी भी ये स्टॉक टेक्निकल फ्रंट पे अच्छा लग रहा है? बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि आपने। 1 साल के अंतराल के बाद काउंटर ने एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आज दिया है विद अ ह्यूज वॉल्यूम, हायर देन एवरेज वॉल्यूम मैं कहूंगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, मेरे ख्याल से एक फॉलोअप मूव ऊपरी स्तरों पर इस काउंटर को 190 से 200 तक ले जा सकता है। अगर पोजिशनल लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से 220 तक की भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय के बाद यहाँ पर जिस हिसाब से मूव आया है तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है, एंड 174 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। चलिए, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां पे आज शॉर्ट्स काफ़ी बनते दिखे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी 2.25% की गिरावट। पिछले सत्रों में भी हमने देखा था कि यहाँ पर कमजोरी दिख रही थी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेकर श्रीकांत जी क्या राय है? नहीं, वैसे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम जो है वो काफी कोलैप्स हो चुका है, और स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बना रहा है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि टेक्निकली स्टॉक वीक है। फंडामेंटली भी अगर इसके नंबर्स देखें तो वो उतने आकर्षक नहीं थे। तो यही लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर इसमें करेक्शन अगर आता है, अभी 3600 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, अगर 3300-3400 के रेंज में अगर आता है तो इसमें कुछ और एडिशन किया जा सकता है। बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि इसमें अभी भी और गिरावट बनी रहेगी, और स्टॉक और करेक्शन में आने वाले दिनों में आते हुए दिखाई दे सकता है। इंडस्ट्रीज में और गिरावट बढ़ सकती है। चलिए, 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अब कोई नया हम फ्रेश ट्रेड नहीं जानेंगे,
बाजार में आज हुआ क्या है, जरा इसको एक बार समराइज कर देते हैं। आज का जो स्टार परफॉर्मर रहा है वो रहा है नारायण हृदयालय का। डे हाई पर ये शेयर क्लोज करने जा रहा है, करीब करीब 15% के आसपास की जबरदस्त तेजी हमने देखी है, क्योंकि नतीजे आए थे इसके काफी ज्यादा स्ट्रांग। प्रॉफिट में करीब 30% के आसपास का राइज था और शेयर ये आज NSE 500 में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा। 2000 रुपए के लेवल को इसने क्रॉस किया आज के सत्र में, 15% ऊपर डे हाई पर ही क्लोजिंग देने जा रहा है। कुछ और जो आज के स्टार परफॉर्मर रहे उसमें DCB बैंक रहा, करीब 6.5% चला है। MRPL 52 वीक के नए हाई पर है, आज 6% ऊपर। हडको में अच्छी तेजी बनी, करीब 6% के आसपास की। 240 रुपए से ही शेयर ये रिट्रेस करके नीचे आया था और आज में ही इसने उस लेवल को अचीव भी कर लिया। हडको ने 240 रुपए 69 पैसे के आसपास के भाव आपको दिखाई देंगे फिलहाल स्क्रीन पर। इंडिया सीमेंट, सीमेंस, जस्ट डायल, एलेंबिक फार्मा, हीरो मोटो कुछ और शेयर रहे जहां पर आज हमने 4% से ज्यादा की तेजी देखी। एंजल वन लगातार 5वें सत्र में ये शेयर चला है, 28 रुपए के ऊपर जाके ये कारोबार कर रहा है एंजल वन का शेयर। 4% के आसपास की शानदार तेजी आज के सत्र में हमने देखी है। तो एक बढ़िया सत्र रहा कुल मिला जुला के। लगातार छठे सत्र में निफ्टी चला है, 26,000 के लेवल को फिर से पार किया है, टिकाया है, उसके ऊपर क्लोज देने जा रहा है। 102 अंकों की तेजी निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगातार 7वें सत्र में तेजी का सत्ता निफ्टी बैंक में। 58,950 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने दी है, 425 अंकों की तेजी। और निफ्टी बैंक के 12 शेयर आज मजबूती पर बंद हुए हैं। कमजोरी कहां पर है जरा उसकी बातचीत भी कर लेते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कमजोर इसके नतीजे आए थे। गाइडेंस इन्होंने अपना रिड्यूस किया था एबिट मार्जिन का, GLR का, उसके चलते कमजोरी आई। निफ्टी का ये एकमात्र ऐसा शेयर रहा जहां पर 1% से ज्यादा की कमजोरी रही। अदरवाइज कुछ और कमजोर शेयर जिसमें 1% से कम कमजोरी रही। अल्ट्राटेक, जियो फाइनेंस, एशियन पेंट्स कुछ और शेयर रहे जहां पर हमने कमजोरी देखी। हालांकि एशियन पेंट्स से इंट्राडे में आज 52 वीक का नया हाई भी बनाया। हडको रहा स्टार वायदा का 6% की तेजी के साथ और वायदा में टॉप लूजर टाटा मोटर्स 5% की गिरावट। एम्फेसिस एस्ट्रल में भी 3% के आसपास की कमजोरी रही। ओवरऑल एक बढ़िया सेशन और कॉन्फिडेंस के लिहाज से एक अच्छा सत्र रहा। सेंचुरी लगाकर निफ्टी बंद हुआ है 26,012 पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 423 अंक ऊपर, 58,950 के आसपास की क्लोजिंग। मार्केट की ब्रेथ काफी अच्छी रही है, एडवांसेस की संख्या रही आज के सत्र में ज्यादा। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, श्रीकांत जी, नीलेश जी आपका भी आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद आपके हम कराएंगे कल की तैयारी। अभी छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।